सेक्शन ए से मैं शुरू कर रहा हूँ सिस्टमेटिकली ए टू जेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा फॉर अ सॉलिड रॉड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 3.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी दिया है 8 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर। द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द रॉड विल बी। तो आप इसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब किसी आप इसका स्पीड निकालेंगे आप, ठीक है, तो v इक्वल टू क्या यूज कर देंगे आप, y अपॉन रो। ये क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, ये है डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड रॉड। सिंपल आपको वैल्यू रखना, मतलब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना। कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ। अब इसमें अगर हम लोग को सॉल्व करना होगा तो y की वैल्यू ऑलरेडी इसमें मेंशन है, 3.2 इंटू 10 की पावर 11 है, और डेंसिटी दिया है 8 इंटू 10 की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये कहूंगा कि इसका एक 10 इसके साथ ले लीजिए, 32 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 की पावर 3। इसको कट करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 8 4 जा 32, तो इसमें 4 है, रूट के बाहर कितना आएगा हमारा 2, और ये रूट में कितना बचेगा जी, रूट में बाहर अगर लाना चाहें तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 2, 10 की पावर 10 है तो बाहर कितना आएगा, 10 की पावर 5, 10 की पावर 3 है तो एक 10 बाहर आएगा और रूट में एक 10 बच जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसका कैलकुलेशन ऐसे ना ही करिए, इस तरीके से करिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको 2 बाहर लाइए, इसको रूट में सॉल्व करिए तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 10 की पावर 3 एक बाहर आ जाएगा, रूट में एक 10 बचेगा। रूट 10 की वैल्यू होता है 3.16। इसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, 6.23 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा नॉर्मली, ये आया मीटर पर सेकेंड। यानी किसी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको बेसिक कीवर्ड क्लियर होने चाहिए और आपके कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस। इट्स टाइम पीरियड बिकम्स xt when taken to the height r, ठीक है, above the earth surface, then value of x will be। इसके हाइट कितना है, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। नॉर्मली टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं जी, सिंपल पेंडुलम के लिए, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जब इसकी हाइट जो लेंगे इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ कर लेंगे तो टी डैश यहाँ पर मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी डैश यहाँ मान लेंगे। ठीक है, अब जी डैश की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। जी डैश कैसे निकालते हैं, अबव द अर्थ सरफेस, जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर। जो हाइट कंसीडर कर रहा है वो एच आर के इक्वल है आर ई के, तो आप यहाँ रख सकते हैं कि ये 1 प्लस एच की वैल्यू भी आर ई है, इसको आर ई से डिवाइड करिए, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा जी बाई 4। सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है आपको। टी डैश की वैल्यू जो है हमारा कितना हो जा रहा है, एक्स टी, तो यहाँ पर रख सकते हैं डायरेक्ट एक्स टी, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी के जगह कितना हो जाएगा, जी बाई 4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 रूट में ही है, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 को बाहर ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ सॉल्व करिए तो आएगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करने का प्रयास बिल्कुल करना पड़ेगा। ये 4 ऊपर है तो रूट में है, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 को बिल्कुल ही बाहर ले लिया। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को ही हम लोग टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जगह हम रख सकते हैं एक्स टी इक्वल टू 2t, t से t कट गया तो यहाँ से सिंपली x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा, और इसका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड का डेफिनेशन से क्वेश्चन भी पूछ लिया है। इसमें कह रहा है इट वर्क्स अ वोल्टेज रेगुलेटर इन द रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है, एंड बिहेव लाइक अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो बेसिक थ्योरी का है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है हमारा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। आगे के ऑप्शन भी रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट वर्क अ वोल्टेज रेगुलेटर ओनली इन फॉरवर्ड बायस, ये गलत बात हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में कह रहा काम कर रहा, ताकि वो काम जो है रिवर्स बायस में करता है।
इट वर्क्स ऑन द वोल्टेज रेगुलेटर इन द फॉरवर्ड बायस एंड बिहेव लाइक अ सिंपल पीएन जंक्शन, ये भी गलत हो गया। ऐसे ही इट वर्क्स ऑन वोल्टेज रेगुलेटर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, गलत है। इट वर्क्स द वोल्टेज रेगुलेटर इन द रिवर्स बायस, रिवर्स बायस्ड में ही काम करता है, ये ध्यान रखिए। बेसिक थ्योरी इसको और डीपली थोड़ा सा नॉर्मल रीडिंग कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखे रहना। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो जेनर जो होता है जेनर ब्रेकडाउन, वो रिवर्स बायस में ही होता है। अचानक से जब करंट बढ़ जाता है, आप नॉर्मली आप देखे होंगे जब पीएन जंक्शन डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे तो ऐसे देखे होंगे आप, फॉरवर्ड का तो ऐसे करंट देखे होंगे, रिवर्स में ऐसे देखे होंगे। अचानक से यहाँ पर करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मेरी बात समझे? तो ये रिवर्स बायस में ही काम करता है, यहाँ पर जेनर डायोड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेगा। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर पी एंड क्यू कैरिंग इक्वल करंट 10 एम्पियर ईच केप्ट और डिस्टेंस टू ईच अदर एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ of wire P is F1, the distance between the wire is halved and current is them is double, the F2 is on 10 centimeter length on the wire P will be, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है जी, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स के हैं। हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक देखिए यहाँ पर एक P है और एक Q वायर है, इसमें भी करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 10 एम्पियर जा रहा है, और P पे जो है फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इसका लेंथ कितना कंसीडर कर रहा है, 10 सेंटीमीटर। मेरी बात से सहमत हो? इसमें हमने फोर्स को बताया था, एक चीज ध्यान रखे रहना, जब इक्वल डायरेक्शंस में होता है तो ये एक दूसरे को क्या करता है, देखिए इसका मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर ये चीजें हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको ध्यान रखे रहना। ये करंट का डायरेक्शन सेम है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो यहाँ पर किधर होगा, अंदर की ओर होगा, तो क्रॉस बना लीजिए। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा तो यहाँ पर डॉट बना लीजिए। इसकी वजह से आई एल क्रॉस बी करेंगे तो मैग्नेटिक ये इधर जाएगा हमारा फोर्स, और इसमें किधर जाएगा, क्रॉस किधर है हमारा, अंदर की ओर है, आई एल क्रॉस बी इधर जाएगा। तो मैंने एक तो समझाया आपको, डायरेक्शन किससे बताया हूँ जी, एफ आई एल क्रॉस बी से हमने फोर्स का डायरेक्शन बताया हूँ, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो बताया राइट हैंड पॉम रूल से, ये करंट की डायरेक्शन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना तो अंदर की ओर, ये करंट ऊपर जा रहा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। इस पे वायर पे फोर्स किधर लग रहा है, उसको लगाया मैंने एफ आई एल क्रॉस बी से, आई ऊपर जा रहा तो एल वेक्टर ऊपर माना, बी बाहर की ओर है तो मैंने ए क्रॉस बी का कॉन्सेप्ट लगाया तो फोर्स इधर लगा। यानी एक पॉइंट कहीं पे नोट करना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए कि जब भी करंट कैरिंग सेम डायरेक्शन में होगा हमारा तो अट्रैक्ट करेगा। तो अपोजिट वाला आप, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप घर पे समझ लीजिएगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये नॉर्मली पता होना चाहिए। इसमें फोर्स की वैल्यू होता कितना है, ये इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगाता है ये आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई आर। आर क्या होता है, इसके बीच का गैप होता है। ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ठीक है। अब ये हमारा लग रहा है, F को उधर L को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ऐसे निकल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई आर। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को पता होगा ना तो ये आसानी से क्वेश्चन लग सकता था, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना था। इसमें है क्या जी, इसमें कह रहा, मैंने एक लिख दे रहा हूं F1, ठीक है। कितने पे लगा रहा है हमारा जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना दिया है इसके बीच का, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। केप्ट पैरेलल टू द 5 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स 10 सेंटीमीटर लॉ, ठीक है। मेरी बात से सहमत हो? तो मैं तो कहूंगा कि करंट जो है सेम है तो आप आई मान के करो, इतना माथापच्ची न करो। अगर एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को लगाने जाते हो तो ये चीज ध्यान रखना, कैसे लगाना, इसको आई मानो, इसको आई मानो, इसके बीच का डिस्टेंस आर, आर जो है 5 सेंटीमीटर है, ये है एल, जितने पे हमें फोर्स लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाई एल म्यू नॉट आई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर, सिंपल सी बात। मेरी बात से सहमत हो? इसको मैं F1 बोल रहा हूँ, FL भी सेम है। दोबारा ये कह रहा F2 डिवाइडेड बाई एल, अगर आप निकालेंगे तो म्यू नॉट, यहाँ पर 2 पाई भी लीजिए, 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। करंट को क्या कह रहा है जी,
कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन इज हाफ, डिस्टेंस मतलब यहाँ पर r के जगह r/2 कर दीजिए, एंड करेंट डबल यानी यहाँ 2i और 2i कर दीजिए। सिंपल सी बात, आपको F2 ही तो निकालना है F1 के टर्म में, सिंपल सी बात है ना। हम तो कह रहे हैं कि या तो ऐसे लिखिए या प्रोपोर्शनलिटी समझ जाते हो तो प्रोपोर्शनलिटी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें से बस इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, मेरी बात से सहमत हो। और ये कितना हो जाएगा जी, आई इंटू आई और डिवाइडेड बाई आर, ये कितना हो जाएगा इंटू 8, ये 2 पर चला जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 पर 8 हो गया हमारा। अब इस L को आप इधर मल्टीप्लाई करते सपोज दैट, तो इसमें L मल्टीप्लाई आ जाता, अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करते तो इस L को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू L आ जाएगा और ये इंटू L आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, इस पूरी वाली वैल्यू को ही तो हम F1 बोल रहे हैं, मेरी बात से सहमत हो, इसको हम लोग F1 बोल रहे हैं ना, समझे। तो इसको अगर F2 को सॉल्व करना होगा तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8F1 हो गया, सिंपल। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक फंडामेंटल्स के हैं, आप जैसे लगाना चाहो, डिवाइड करके कुछ लोग लगाना चाहते हैं, तो डिवाइड करके लगाना तो डिवाइड करके लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा है जी, इसका ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन करेक्ट है। ये अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, to the horizontal the kinetic energy of this ball at a highest point its flight becomes, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल्स के सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझो ये क्या कह रहा है हमारा। हमारे पास यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है किस स्पीड से, मान लीजिए u स्पीड से, कितने एंगल पे जी, 60 डिग्री पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मास कितना है m, इसकी काइनेटिक एनर्जी E इसने माना है, E मान लीजिए ये होगा E हाफ m/u²। तो इस टॉप पे जब जा रहा है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कितना, u cos 60, ये चेंज नहीं होता है, यहाँ भी होगा u cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा u/2, इसका मास m है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m u/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 mu², ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंपली ई बोल रहे हैं। तो ये ई डैश का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा E/4, मतलब बेसिक फंडामेंटल है। जब भी क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करते हो तो कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं, उसका वजह ये है कि आप इस तरीके से घर पे प्रैक्टिस करना शुरू नहीं कर रहे हो। जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नुकसान होगा। अभी जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इस वजह से टाइम लग रहा है, सिर्फ मुझे सोल्व करना होता तो मैं टाइम नहीं लेता इसमें। तो ये चीज ध्यान रख लेना आप एग्जाम में क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे जी, सी ऑप्शन टिक कर देंगे। द ग्राफ बिटवीन द टू टेम्परेचर स्केल P एंड Q इज शोन इन द फिगर। The between upper fixed point and lower fixed point are 150 equal divisions and P and 100 divisions scale Q. The relation between the conversion between the two scales, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अपर पॉइंट यहाँ पर दे रखा है 180, इसका डिफरेंस कितना बोल रहा है 150 है, तो ये अगर 0 है तो ये कितना होगा 30 लोअर पॉइंट, ये कितना बोल रहा है 100 डिवीजन है तो ये 100 होगा। सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इसका नाम P लिया है ना तो इसको P बोल दीजिए। इसको क्या बोल रहा है Q0, तो यहाँ पर नॉर्मली Q लिख लीजिए। मैंने एक तरीका आपको बताया था इसे लिखने के लिए, इस लाइन को यहाँ बनाना है तो ऐसे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, इधर आप लिख लीजिए ऐसे। लाइन हम ऐसे बना के बताए थे, इस लाइन को ग्राफ में बनाया, बहुत सारे बच्चे ग्राफ में बना दे रहे, ग्राफ में डायरेक्ट लिखो, आंसर ही तो मैच कराना है आपको। यहाँ पर कितना है P वाले को, ये 30 है, इसे P मानिए, और ये 180 है, और इसका नाम ये 0 है, इसको Q मान रहे हैं, Q लिखिए, और यहाँ पर क्या है हमारा 100 है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप लिखिए TP माइनस 30 डिवाइडेड बाई 180 माइनस 30, और ये आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, डिफरेंस इसने खुद बोला है 150 है, माथा पच्ची न करिएगा। ये लिखेंगे आप TQ माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, तो ये तो ऑप्शन देखते ही टिक कर देते, आप नहीं कर देते। TP माइनस 30, TP माइनस 30 कहाँ पे दिख रहा है जी, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है बी में, मतलब ज्यादा एफर्ट ही नहीं लगाना है, आपको पता है ऑप्शन में सीधे सीधे दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है जी, TP माइनस 30 अपॉन 150, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 150 आएगा,
और ये टी क्यू माइनस जीरो, तो टी क्यू 100 माइनस जीरो, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया था कि 3 मासेस आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, सारी वैल्यू दिया, द डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास। इसको समझिए, मैं डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या करना है जी, ये ओरिजिन है, उसके बाद कहाँ पे है जी, किस पे रखा है, 40 सेंटीमीटर पे, उसके बाद कहाँ पे है, 70 सेंटीमीटर पे। यहाँ पर कितना मास रखा है, 300 ग्राम, यहाँ पर 500 ग्राम, यहाँ पर कितना रखा है, 400 ग्राम। अच्छा, इसका XCM हम लोग निकालते हैं तो नॉर्मल यही फॉर्मूला यूज करते हैं, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। और मैं एक बात बताऊं, मैं जैसे ये लिख रहा हूं कि आपको लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करिए तुरंत, है ना। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 इंटू जीरो, ठीक है, प्लस ये कितना है जी, 500, तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 40, और प्लस इसको कितना लिख रहे हैं, 400 इंटू कितना है जी, 70, डिवाइडेड बाई टोटल मास को ऐड करना है, 300 प्लस 500 प्लस 400। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे इसे बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर देते, लेंदी कर देते, ऐसे ना किया करो, कैलकुलेशन हमेशा ऐसे किया करो। पहली बात तो ये तो जीरो हो गया, दो जीरो ऊपर नीचे से कॉमन करके कैंसिल कर दिए, तो 5 इंटू 40, और ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 70, नीचे कितना हो जाएगा, 3, 5 और 4 नॉर्मल। इसको अगर ऐड इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, इसको करेंगे तो कितना हो गया, 280, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 480, इसको ऐड करो, पाँच तीन 5 और 3 कितना, 8, 8 और 4 कितना, 12, तो 12 को इससे डिवाइड करिए तो 40 सेंटीमीटर आएगा, देख रहे हो। मतलब आपको घर पे थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ए ऑप्शन करेक्ट। बैलून कंटेन्स 1500 मीटर क्यूब द हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी 2 atm, नॉर्मल है। अच्छा, आपको पता है पीवी इक्वल टू हम लोग क्या यूज करते हैं जी, पीवी इक्वल टू हम लोग एनआरटी यूज करते हैं, तो एन आर जो होगा हमारा पी वी डिवाइडेड बाई टी होगा, यानी ये तो कांस्टेंट होगा, तो आप यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। इसके बाद भी जब सॉल्व करने आप डायरेक्टली जाना है आपको, तो ये ध्यान रखे रहना, वॉल्यूम एट हीलियम -3 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है, मतलब V2 पूछ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगा जी, P1 डिवाइडेड बाई P2, ये इधर डिवाइड में आएगा, एक ब्रैकेट में करिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाई T1, एक ब्रैकेट में करिए, और इसको V1 बचा, V1। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, जब भी कभी रेशियो अगर बन रहा हो कहीं, तो ये फायदा होता है कि यूनिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे पहले इसमें क्या बोला है, पहले हीलियम 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो डायरेक्टली 4 एटीएम ऊपर, और नीचे कितना एटीएम दिया है, 2 एटीएम नीचे, ऊपर भी एटीएम नीचे भी एटीएम, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, कट जाएगा। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखते हैं, T2 कितना दिया है, -3 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो 270 केल्विन आएगा, ये ध्यान रखना, इसमें वैल्यू हमेशा केल्विन में ही रखिएगा। तो ये हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाई ये 27 में 273 ऐड करेंगे तो 300, और V1 की वैल्यू कितना दिया है, 1500, इससे कट करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ये सॉरी एक जीरो कट रहा है ना, अच्छा 2 जीरो यहीं से कट कर दीजिए, इससे कट करिए तो कितना हो गया, 5, 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 2700 आ गया हमारा। मेरी बात से सहमत हो, मीटर क्यूब। तो इसका सिंपली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, डी ऑप्शन करेक्ट। इसमें कह रहा था एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज गिवन द ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस। मेरी बात समझे कि नहीं, देख रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। बी की वैल्यू कितना दिया है जी, 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, ठीक है।
और इसमें पूछ रहा है हमारा ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, यानी सी की वैल्यू आपको लेना है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमको ई बताना है। पता है आपको सी की वैल्यू क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई वी। अभी इसके डायरेक्शन भी पूछता है, आगे क्वेश्चन होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं सारी चीजें आपको कवर कराता रहूंगा, ठीक है। हमको ई बताना है, तो ई इक्वल टू सी बी हो जाएगा। ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 और बी की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 की पावर -7। तो इसको करेंगे 6 हो गया, ये कितना बचेगा 10 की पावर 1, तो 60 वोल्ट पर मीटर आएगा। मेरी बात से सहमत हो? वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड पी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Be the fundamentals quantity in MKS system, then dimension of the length will be same as that। ठीक है, मेरी बात समझे। लेंथ के बाद लेंथ निकालना है, सॉल्व करने के बाद एल आना चाहिए। तो पहली बात बताओ, जो प्रेशर है हमारा, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर तो में एम भी आता है क्योंकि P इक्वल टू एफ बाई ए होता है, तो जिसमें जिसमें P है वो वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और इसको करोगे तो एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -2, एल तो खुदे कट जा रहा, तो डी ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम जैसे आपको बताना चाह रहे हैं ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखे रहना। मतलब हम ये कह रहे हैं सी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी की पावर -1, जी का फॉर्मूला होता है एल टी की पावर -1, प्रेशर का फॉर्मूला होता है एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। एम तो चाहिए ही नहीं ना, ए की पी थोड़ी कट कर देगा एम को, एम कैंसिल ही नहीं हो रहा है। दो ऑप्शन तो सीधे गलत है। इसमें डिवाइड करोगे तो एल खुदे नहीं कट जा रहा, तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अगर करके देखना चाहते हो तो कर लीजिए, एल स्क्वायर टी की पावर -2, जी है एल टी की पावर -2, इससे कट गया, एक एल कट गया तो एक एल बचा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। A body having initial velocity 10 meter per second on a rough surface comes to rest after 50 meter. What is the coefficient of friction between the body of the surface? ठीक है, आपको नॉर्मल पता है। ये कह रहा हमारे पास एक बॉडी है, 50 मीटर चलने के बाद रुक गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और क्या यूज करेंगे आप 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। नॉर्मल ए का फॉर्मूला यूज करोगे तो -u² अपॉन 2s हो जाएगा। माइनस तो रिटार्डेशन बताता है, अभी यहाँ मैग्नीट्यूड की बात है, तो माइनस ए इक्वल टू u²अपॉन 2s डायरेक्ट ले रहे हैं। ए की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, म्यू जी लेंगे, तो ये u²अपॉन 2s हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, u²अपॉन 2s जी हो जाएगा। सिंपल वैल्यू रखिए। इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, और 2 इंटू डिस्टेंस कितना चला 50 और जी की वैल्यू 10। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 इंटू 10 हो गया, तो 1/10, 1/10 मतलब 0.1, यानी इसका कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक करने वाले 0.1, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है गिवन ए म्यू जी 3/2 दिया है, ए म्यू डब्ल्यू 4/3 दिया। इफ द कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस इन द वाटर, द फोकल लेंथ इन द वाटर। अब इसका जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं तो कहूँगा फॉर्मूला जरूर याद रखे रहिए। अगर जिसको याद रहेगा वो ओरली कर सकता है। हम क्या याद करने के लिए बोलता हूँ कि 1/f एयर के लिए बात करोगे तो ANG, म्यू लिखा है कोई बात नहीं, -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1/r2 यूज करते हैं। हमने कहा किसी भी लिक्विड के लिए यूज करेंगे तो ANG में उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे और बाकी सेम रहेगा, 1/r1 -1/r2, ठीक है। ध्यान रखना FL निकालना है तो 1/FA डिवाइडेड बाई 1/FL करते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा FL डिवाइडेड बाई FA। मेरी बात से सहमत हो? यानी सीधे इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये सारी चीजें कट नहीं गई जी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ANG -1 डिवाइडेड बाई ANG डिवाइडेड बाई ANL -1। ये कह रहा हूं कि ये लर्न होना चाहिए। मेरे एक्सप्लेनेशन में जो टाइम टेकन लग रहा है वो आपका सेव बचेगा, उसमें तो बिल्कुल ही टाइम नुकसान नहीं करना है अगर आप सिस्टमेटिक करते हो तो। मेरी बात से सहमत हो? अब ये जैसे मान लीजिए आपको याद है, तो इसमें कहाँ टाइम लगा, देखिए F वाटर का पूछ रहा है डिवाइडेड बाई FA, ANG -1 डिवाइडेड बाई AN
जी को ए एन डब्ल्यू से डिवाइड कर दीजिए, -1 म्यू करके लिखा है, मैं एन लिख दिया हूं, उसमें कंफ्यूज ना होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना पालना है, ठीक है। ए एन जी कितना दिया है 3/2 -1, ए एन जी 3/2 अपॉन 4/3 माइनस का 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1/2, इसको सिंप्लीफाई करो 3/2, ये ऊपर जाएगा तो 3/4, तो 9/8, 9/8 आएगा, 9/8 -1, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/8 आ जाएगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/8, इसको सिंप्लीफाई करो 1/2 तो ये हो जाएगा 8/1, ये कट जाएगा तो 4। ये जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूं तो एयर और वाटर का याद करवाया हूं मैं। एफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 4FA, इस तरीके से कि जब किसी लेंस को हम वाटर में डिप करेंगे तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा जब वाटर में डिप करेंगे, कितना 4 टाइम्स, ठीक है। तो अगर ये चीज पहले से किसी को याद होता, मेरी बात समझे, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते, इसका फोकल लेंथ ऑलरेडी दिया है, यही कला है ना। तो वो मिलता जुलता ही क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा, ये डिपेंड करता आपने कितना लर्न किया और कितना प्रैक्टिस किया है रे। इसमें 10 सेंटीमीटर दिया है, डायरेक्ट यहाँ रखते तो कितना रखना भी नहीं है, वैसे हो जाता, 4 × 10 कितना होगा हमारा 40 सेंटीमीटर होगा। वाटर में फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी इसका ये ऑप्शन करेक्ट है जी। इसमें कह रहा है द मास इज टाइट विद द स्ट्रिंग द रोटेटेड इन द वर्टिकल सर्किल, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अ टॉप। पता है आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो स्ट्रिंग लेके, ठीक है, इसका मास m लेके, तो इसकी v की वैल्यू यहाँ जनरल कंडीशन पे, यहाँ पर वेलोसिटी v मानते हो, ये थीटा मानते हो, तो v की वैल्यू अंडर रूट क्या आता है rg ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा, ध्यान से है ना। अब ये टॉप पे पूछ रहा है, तो जब टॉप पे जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180, cos 180 -1, 3 - 1 कितना होगा 3 - 2 कितना होगा 1, तो ये v आ जाएगा रूट में rg। लेकिन ये मैं डेरिवेशन में आपको बताया होगा, ये क्रिटिकल कंडीशन है, कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर इनइक्वालिटी में लिखा होता तो ध्यान रख लेना, जो v है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट rg होना चाहिए, gr या rg, ठीक है। तो इसका सिंपली कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं जी, ए ऑप्शन टिक कर। तरीके का क्वेश्चन को मैंने कहा था कि द करेक्ट मैच बिटवीन द हिंटरेज कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 2, यहाँ पर रेडिएशन दिया है और यहाँ पर वेवलेंथ दिया है, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें दिया है, सिर्फ मैचिंग कराना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी मैंने आपको तरीका बताया था कि हमने कहा इधर से लिखिए ऐसे, इस तरीके से, रेडियो मिर्ची, आई लव यू एक्स रे गन, इसको मैं बोल दे रहा हूं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, लाइट में क्या आएगा विबग्योर, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रेज। और जब इधर से इधर आते हैं तो वेवलेंथ जो होता है हमारा डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखे रहना। इधर सबसे इधर आएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है रेडियो वेव का। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लाइन बनाइए और सबसे पहले यहां पर लिखिए सबसे ज्यादा कौन सा है जी 100, तो यहाँ 100 लिख लीजिए। उसके बाद कौन है 10 की पावर -3, उसके बाद 10 की पावर -10, सबसे कम क्या है 10 की पावर कैसे लिख रहा हूं 10 की पावर -15, समझे। अब इसका नंबरिंग लिख दीजिए, 100 कौन था फर्स्ट, और ये 10 की पावर -3 कौन है 4, 10 की पावर -t कौन है थर्ड, और 10 की पावर -15 कौन है सेकेंड। अब मैच कराइए, सबसे पहले रेडियो वेव आएगा 100, रेडियो वेव है इसमें, ये है सी ऑप्शन, तो ये किससे मैच कर रहा है जी, इसका किससे मैच कर रहा है सी से। रेडियो के बाद इसमें माइक्रोवेव है, हाँ ए पार्ट है, तो ये ए से मैच करेगा, ए किससे मैच करेगा 4 से। उसके बाद क्या है एक्सरे गामा रे है, तो एक्सरे मैच करेगा, उसके बाद गामा पर चलेंगी, तो ये एक्सरे है, उसके बाद गामा रेज ये आएगा, ठीक है। आज गामा रेज लिख रहा हूं, वैल्यू लिखना था ना जी इसका ऑप्शन, रुक जाइए। थर्ड एक्सरे, एक्सरे जो है किसमें है डी में, ये किससे मैच करेगा डी से। गामा रेज किसमें है बी में, तो ये बी में मैच करेगा। तो एक चीज मैंने देखूंगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बताया हूं, हो सकता है किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया ये डिपेंड करता है, मेरी बात से सहमत हो। लेकिन अभी फिलहाल जो हम बात करेंगे इसमें इस तरीके के, अब ये देखो इसमें तो बहुत इजी था, क्यों, क्योंकि ये जो कौन सा मैच कर रहा है जी ए का किससे मैच कर रहा 4 से, ए का मैच किया 4 से और किसी में मैच ही नहीं कर रहा है।
तो डायरेक्टली इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज इनटू एन एमीटर। पहली बात तो एमीटर जब बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से तो लो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में ऐड कर देते हैं, जिसको नॉर्मली संट बोलते हैं। तो ये बेसिक थ्योरी का है, लो रेजिस्टेंस संट इन पैरेलल। ठीक है, मेरी बात समझे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, जी है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, संट कैसे जोड़ते हैं जी, ऐसे। अब ये कोई भूल जाए तो गलत बात है, संट होता है, ये कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। यहां से मेन करंट आई आता है, इसमें कितना जाता है आई जी, और बचा इसमें आई माइनस आई जी। इस पे क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया होगा जी, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो बार बार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें लर्न होता रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेरी बात से सहमत हो आप? सब टिक किया था, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें क्या बोल रहा है जी, इसमें बोल रहा द मास नंबर हीलियम 4 एंड द सल्फर 32, द रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियाई लार्जर देन हीलियम। ठीक है, नॉर्मल। तो मैं एक बात करता हूं, आर का फॉर्मूला क्या होता है जी, आर नॉट ए की पावर 1/3, यही होता है। यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो आर सल्फर और आर हीलियम का डिवाइड करेंगे, तो मास किसका, सल्फर का, और मास किसका, हीलियम का। पावर कितना हो जाएगा 1/3, इसका कितना है 32 और इसका कितना है 4। यहाँ हो जाएगा 1/3, कट करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये हो जाएगा 1/3, इससे कट गया तो ये कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल। तो जो सल्फर का आएगा 2 और रेडियस किसका आएगा हमारा, हीलियम का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई 2 टाइम्स आ रहा है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, सी ऑप्शन। ये देखो, ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस and the x direction, the magnitude of gravitational potential on the x axis at a distance x taking the value to be 0 at infinity। ठीक है भैया, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, ये आपको पता होगा पहले से, इसमें कोई जो भी क्लास कर रहे हैं कोई नहीं कह सकता कि ये आपको नहीं पता। e की वैल्यू जो होता है माइनस का dv डिवाइडेड बाई dx होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e dx हो जाएगा माइनस। इसे डॉट प्रोडक्ट में भी लिखते हैं फिलहाल इंटीग्रेशन फॉर्म में। अगर v दिया होगा, e निकालना होगा तो डिफरेंशिएट करते हैं, e दिया हो dv निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस तो इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन टफ होता है ना जी, काहे इंटीग्रेशन करोगे, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर आपको पहले से पता है ना। और हमें पहले से पता है कि जो e की वैल्यू है, e की वैल्यू कितना दिया है जी, ax डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है। हमको v बताना है तो हम उल्टा कर लेते हैं ना, इसमें कौन सा किसको डिफरेंशिएट करने के बाद ए आएगा वो पता कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप नीट के स्टूडेंट्स हो तो पूरा डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट, y इक्वल टू एक्स की पावर n होता है, तो dy बाई dx करते हैं, ये होता है nx की पावर n-1। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? अब ध्यान से समझना, मैं पहले आपको तरीका बताता हूं। इस पूरे को सपोज दैट मैं x मान के करता हूं, इतनी मैथमेटिक्स सिखाया हूं, अगर आपको लगता है मैथ नहीं आता है तो मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट आप मैथ ढूंढिए, बेसिक मैथमेटिक्स का मिल जाएगा, एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ाया हूं, ताकि नीट की फिजिक्स में कहीं भी समस्या क्रिएट आपको नहीं होगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या करना क्या है जी, अब तो यहाँ पर पावर जैसे 1/x की पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगा हमारा, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, x की पावर -1/2 होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x की पावर -1/2 और -1 -3/2 आएगा, फिर नीचे आ जाएगा तो 3/2 आने का चांस है। ठीक है, यानी इसमें पॉसिबिलिटी है। अगर सारे ऑप्शन मिलता जुलता आ जाए तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब देखिए यानी इसकी पॉसिबिलिटी है, अभी तो मैं चेक कर रहा हूं ना जी, तो ए वाले ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है। बी वाले ऑप्शन में आइए, यहां दिया है, इसको पूरे को x मान ले रहे हैं, तो ये 1/x की पावर 3/2 है, ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो x की पावर -3/2 -1, तो ये तो आने का चांस ही नहीं है 3/2, तो ये तो गलत हो गया ना जी। उसके बाद सी ऑप्शन में आइए, सी ऑप्शन ऊपर ही है, x की पावर 1/2 -1 करोगे तो -1/2, इसमें भी कोई चांस नहीं है। इसकी पावर 3/2 है, डी ऑप्शन चेक करिए, x की पावर 3/2 -1 कर दोगे तो 1/2 है, इसमें भी नहीं चांस है, करना ही नहीं पड़ा, यानी डायरेक्टली हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है,
मेरी बात से सहमत हो? करना नहीं आपको इतना। और बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नीट की पेपर में आता है, तो पहली बात बच्चे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, आप भी कोशिश करिएगा लास्ट में अटेम्प्ट करिए, लेकिन अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आप रनिंग कंडीशन में भी तुरंत ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको ये टेक्निक पता होना चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं? इसका सिंपली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी? ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है करने के लिए? द ड्रिफ्ट करंट इन द पीएन जंक्शन। देख रहे हो, तीसरा क्वेश्चन थ्योरी का। ये कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही थ्योरी के हैं, आपको नॉर्मल थ्योरी रीड करके जाना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट करंट कहां से जाता है? फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझे? थ्योरी वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं। इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द मीडियम इन वैक्यूम 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। ठीक है, आ जाओ भैया। क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो आओ, यहां से जब भी लाइट रे जाती है, क्रिटिकल एंगल कब होता है? जब ये C होता है तो ये R जो है ये IC हो जाता है, और R कितना हो जाता है? 90। इसे N1 मानिए, इसे N2। इसको हम लोग डेंसर मीडियम लेते हैं, इसको हम लोग रेयर मीडियम लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं? साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। तो V1 तक ही लिखते हैं। वेवलेंथ भी यूज होता तो λ1 अपॉन λ2, ये N2 अपॉन N1 होता है। फिलहाल इसे यूज नहीं करना है। साइन कितना यूज करना है? साइन 30 अपॉन साइन 90, ठीक है, इक्वल टू V1। इधर हमने क्या है, डेंसर मीडियम यूज कर रहा हूं, इसी का स्पीड निकालना है। ऊपर कौन सा मीडियम लिया है? एयर, ठीक है, यहाँ एयर मानेंगे हम लोग 2 वाले को, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा जी? 3 इंटू 10 की पावर 8। साइन 91 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 3 इंटू 10 की पावर 8 V1। इसे कट करोगे तो 1.5, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगा V1। यानी जब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री होगा तो उसका TIR जब होगा हमारा, क्रिटिकल की कंडीशन लगाएंगे तो इसमें स्पीड जो होगा इसका, इस मीडियम का कितना होगा? 1.5 इंटू 10 की पावर 8। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट ही याद रख लेना, बहुत सारे बच्चे क्या याद करे रहते हैं ऐसे। कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है? पता चले आप रटे रटाइप चल रहे हो, साइन C इक्वल टू 1 अपॉन N करके याद करके जाते, पूछ लिया है वेलोसिटी, आप इसे याद करो ना, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो। आई सी के इक्वल होता है तो आर 90 के इक्वल हो जाता है, ये क्रिटिकल की कंडीशन है। अब ये क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ही बढ़ा दोगे तो टी आई आर ओकर हो जाता है। तो जो भी कंडीशन हम यूज करेंगे वो क्रिटिकल कंडीशन की सिचुएशन मान के ही सॉल्व करेंगे हम लोग। तो को लगता है जैसे हमारे टेस्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन डाला हूँ कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है, तो कितना हीट रेडिएट कर रहा है तो ये पूछ सकता है। पता है आपको कि कोई हॉट बॉडी होती है उससे कितना हीट रेडिएट होता है? पर सेकेंड Q/T इक्वल टू सिग्मा AT की पावर 4। मेरी बात समझे कि नहीं? तो सिंपली इसमें प्रोपोर्शनलिटी से ही पूछा है हमारा, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी से पूछा है तो हम सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कहेंगे। इसका टेम्परेचर भी, अच्छा क्वेश्चन एक बार बता दे रहा हूँ, ये कह रहा है मेटल पीस हीटेड अप टू T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस है। मेरी बात समझे कि नहीं? यहाँ पर कह रहा है हमारा एक मेटल है, इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का स्मॉल T डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मेरी बात से सहमत हो? अब ये इसको क्या करेगा हमारा, बाहर वाले को, मतलब बाहर हीट रिलीज करेगा हमारा, क्योंकि ये ज्यादा गर्म है ये ठंडा है, ठीक है। तो कितना रिलीज करेगा? इसके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हीट रेडिएशन जो होगा, द हीट सराउंडिंग ड्यू टू रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू, तो Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं। टी के टर्म में लिख रहा है तो टी के टर्म में लिख दे, टी की पावर 4 माइनस स्मॉल टी की पावर 4, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, यहां से बना, ध्यान रखे रहना। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये तो सीधे सीधे गलत है, और पावर 2 इसमें कुछ करना ही नहीं था जी। जिसको ये पता होगा कि जो हीट रेडिएशन होता है, या इसको लॉ को भी नाम बता देते हैं, स्टीफेंस लॉ बताते हैं इसे हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ रेडिएशन के जो है डेफिनेशन है तो उसे बेसिक क्वेश्चन यूज कर सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्लियर है। इसमें कोई कह रहा द पार्टिकल मास 1 kg मूविंग इन SHM विद एम्पलीट्यूड 0.02 and frequency 60 Hz. The maximum force acting on the particle is, maximum force acting on the particle is,
मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है तो आपको पता है एसएचएम की नॉर्मल कंडीशंस आप लगा दीजिए, स्प्रिंग वाला ही सिस्टम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। ये स्प्रिंग सिस्टम है, इसको क्या करेंगे आप डिस्टर्ब कर देंगे तो ये इस तरीके से एसएचएम करने लगेगा, यहाँ पर जाएगा मैक्सिमम फोर्स, मतलब पूछ रहा है जो एफ मैक्स, तो ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए मैक्स यूज कर लीजिएगा। तो ये ए मैक्स कितना होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, नॉर्मल सी बात। अब इसकी सारी वैल्यू दे रखा है, आपको रखना है। मास कितना दिया है 1 kg, फ्रीक्वेंसी दिया है इसका तो इसे करिए पहले 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, एम्पलीट्यूड 0.02 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा जी 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72, और 72 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो 8, तो 2 ये आ जाएगा 288 पाई स्क्वायर आ जाएगा। मेरी बात से सहमत हो? इतना आ गया मैक्सिमम फोर्स, इतना न्यूटन। तो इसका डायरेक्टली आंसर कौन सा करेक्ट कर देंगे जी? सी ऑप्शन। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी दिया है 20 मिलीहर्ट्ज, द प्रोपोगेटिंग इन द फ्री स्पेस एक्स डायरेक्शन एट द पर्टिकुलर स्पेस टाइम ई की वैल्यू 6.6 जूल जूल कर जे कैप वोल्ट पर मीटर, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बी। मेरी बात में क्या है, दो क्वेश्चन पूछ ले तो हम तो करें ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो सिर्फ डायरेक्शन से काम करिएगा, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। डायरेक्शन मतलब क्या करा, प्रोपोगेटिंग, ये वेव किधर जा रही है, वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और किसका डायरेक्शन दिया है, ई का डायरेक्शन दिया है, ई का डायरेक्शन दिया है जे कैप दिया है। आपको पता है ना कि ई क्रॉस बी जो होता है वो किसका डायरेक्शन बताता है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव का। क्रॉस कैसे करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। अच्छा ये किधर जा रहा है हमारा, आई कैप में जा रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है। ये जे कैप ऑलरेडी दे दिया है तो आपको पता है इस तरह से हम क्रॉस करना आपको सिखाए हैं। जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आएगा, ठीक है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आएगा। तो जे ऑलरेडी दे रखा है, बी क्या होगा हमारा के कैप में होगा, सिंपल। तो इसका सीधे के कैप ढूंढिए, ये तो आई कैप है, ये माइनस के कैप है, प्लस के कैप, बी ऑप्शन करेक्ट। अब निकालना हो तो निकाल लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू कितनी होती है, ई बाई बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डिवाइडेड बाई सी। अब न्यूमेरिकली मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, इसी पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ तो वहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। बी की वैल्यू, ई की वैल्यू कितना दिया है 6.6, सी की वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, इसे कट करोगे तो 2.2 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2.2 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा टेस्ला। अब डायरेक्शन कैसे पता किया हूँ ऐसे, मैग्नीट्यूड पता किया हूँ ऐसे, सिंपल सी बात, बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन। पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड along the x direction, accelerate uniform at a rate 2 meter per second, the time taken the particle to reach the velocity 6 meter per second। बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस है, टाइम पूछ रहा है, देख रहे हो, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन, इसीलिए सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें पेस्टेड है। इसकी पार्टिकल स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना है जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां तक होने में इसको टाइम पूछ रहा है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है नॉर्मली। टाइम निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे निकाला करो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, मतलब 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई ए 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, यानी इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रेशर P, टेम्परेचर T, रिलेशन ऑफ एन आइडियल गैस ओबे PT स्क्वायर की इक्वल टू कांस्टेंट, द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट विल बी। ये दिया है हमारे पास, ध्यान से समझिए, ये दिया है PT की स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इसे रख सकते हैं PV इक्वल टू NRT होता है, PV इक्वल टू होता है NRT, रखिए ये हो जाएगा NRT डिवाइडेड बाई V इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये लिख सकते हैं T की पावर 3 अपॉन V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे नॉर्मली लिख सकते हैं KV इक्वल टू T की पावर 3। K तो कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू नॉर्मली ऐसे 1 मान लो। dV डिवाइडेड बाई dt करेंगे, इसे मैं नॉर्मली 1 कंसीडर कर ले, dV डिवाइडेड बाई dt करेंगे हम लोग,
तो ये कितना हो जाएगा 3t²। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू होता है गामा वी डेल्टा टी होता है, तो गामा की वैल्यू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी रखते हैं। इसे 1/v dv डिवाइडेड बाई dt भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। और देखो यहाँ से v की वैल्यू कितना रखना है, v की वैल्यू रखिए t की पावर 3 dv डिवाइडेड बाई कितना रहा 3t²। इससे ये कट जा रहा है तो यहाँ से एक t बच रहा है, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई टी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कह रहा है मैन मेजर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द स्टेशनरी लिफ्ट, फाइंड इट टी सेकेंड। इफ द लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड एन एक्सेलरेशन g/4 द पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। सिंपल, आपको पता है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ये 2π√L/g होता है। ये कह रहा है जब हमारा ये स्टेशनरी है लिफ्ट तब इतना है, जब ये मूव कर रहा था तो टी डैश मान लेंगे L डिवाइडेड बाई जी डैश। ये लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रहा है, तो जी डैश हम लोग कैसे निकालते हैं, जी इफेक्टिव जी प्लस ए से, तो ये हो जाएगा जी प्लस g/4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5g/4। नॉर्मली जी डैश के जगह ये वैल्यू पुट कर देना है आपको, तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगा 2π√L, यहाँ कितना हो जाएगा 5g डिवाइडेड बाई 4। इसको पूरा बाहर लेके आओ, रूट में 4/5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 2π√L डिवाइडेड बाई जी। मेरी बात से सहमत हो, इसको पूरा को क्या बोल रहे हैं जी, हम लोग टी बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/√5t, तो ये हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई √5t डैश हो जाएगा। पता है लिफ्ट के लिए या कहीं पे भी आपको इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका पता होना चाहिए। इसका सी ऑप्शन विद सेम इनिशियल कंडीशन ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड वैल्यूम v1 to v2 the three different ways the work done in the gas w1 if the process is purely isothermal, ठीक है, w2 if the process is purely adiabatic and w3 purely isobaric, choose the correct option। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको बेसिक ग्राफ बनाने आना चाहिए। जैसे आपके पास पता है कि ये पी वी डायग्राम होता है, आइसोबारिक में लाइन ऐसे बनता है, आइसोथर्मल में ऐसा बनता है, एडियाबैटिक में ऐसा बनता है। तो ये हमारा आइसोबारिक है प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक Q0। नाम ये दे रखा है किसके किसके लिए जी, और यहाँ से वैल्यूम बोल रहा है, यहाँ से वैल्यूम यहाँ पर V1 है और यहाँ पर वैल्यूम कितना बोल रहा है जी V2 है। ठीक है, वर्क डन W1 इज प्योरली आइसोथर्मल, W1 जो है आइसोथर्मल, इसको लिखिए W1 इस वाली लाइन के लिए जब सॉल्व करेंगे तो इस वाले के लिए। एडियाबैटिक के लिए क्या बोला है जी, आइसोथर्मल हो गया, W1 क्या बोला था प्योरली आइसोथर्मल, ठीक हो गया, आइसो एडियाबैटिक W2, ये क्या है W2 है, W3 क्या है आइसो, ये W3। इस लाइन की वजह से जो है, अच्छा अगर आप पीवी डायग्राम बनाते हैं, पीवी डायग्राम, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ये वर्क डन बताता है, जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एरिया कौन सा कवर करेगा, ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, तो W3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद W1 होगा, उसके बाद W2 होगा, W3 W1 W2, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों के लिए, तो वो ऐसे याद रखें, मैं जो बता रहा हूं इसे याद करो ऐसे। मेरी बात समझे, ये कौन सी लाइन है एडियाबैटिक का, ये किसकी लाइन है आइसोथर्मल का, ध्यान रखे रहना। जब भी एक्सपेंशन होगा तो आइसोथर्मल ऊपर होगा, जब कंप्रेशन होगा तो देखो ये एडियाबैटिक ऊपर चला जा रहा है, आइसोथर्मल नीचे। तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल की वजह से वर्क डन ज्यादा होगा, एडियाबैटिक से कम होगा। अगर कंप्रेशन होगा तो एडियाबैटिक की वजह से एरिया ज्यादा आ रहा तो वर्क डन ज्यादा हो जाएगा और आइसोथर्मल का कम आ जाएगा। ये ग्राफ कहीं बना के नोट कर सकते हैं, आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, ये कह रहा था वर्क फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम गोल्ड 4.1 EV एंड 5.1 EV रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, प्लॉट द गोल्ड एंड एल्युमिनियम इच। अब मान लीजिए आप पहले थे यार, आपको पता है तब तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, इसका 1 आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉर्मली, मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आती है h न्यू, वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है E के। अब फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, h न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना हो h नॉट प्लस E के, ठीक है।
ई के की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है और ई वी नॉट भी होता है, इसको इधर लाओ तो ई वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसे हम लोग लेते हैं तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच डिवाइडेड बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। इसको अगर हम y मानते हैं, ठीक है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, x एक्सिस, इसको y एक्सिस बोल रहे हैं। ये x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं, y एक्सिस पे v नॉट को ले रहे हैं। इसका स्लोप जो होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकालेंगे, स्लोप होगा h बाई ई। ये पहले से पता होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, a होता है चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मतलब h बाई ई तो कांस्टेंट होता है। वो गोल्ड के लिए यूज करे या और कौन सा मटेरियल यूज किया, एल्युमिनियम के लिए यूज करे, वो तो चेंज होगा नहीं, तो वो तो कट ही जाएगा, तो कट जाएगा तो रेशियो 1 आएगा। ये चीज ध्यान रखे रहना। द फोर पार्टिकल मास m1 m2 m3 m4 आर प्लेस्ड एट द abc ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली, द स्क्वायर शोन इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम लाइज एट ac, डायगोनल ac। ये लाइन बनाइए, सेंटर ऑफ मास इसी पे होगा, ये मास यहाँ है, ये मास यहाँ है, तो इसका सेंटर इसी वाली लाइन पे कहीं होगा। लेकिन इसकी वजह से अगर आपको देखना होगा, इसकी वजह से, तो इसके सेंटर पे कब होगा, जब इसका मास दोनों आपस में इक्वल होगा तब होगा। जैसे रोड यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास m है, तो COM जो होता है सेंटर ऑफ मास पे होता है, अरे सेंटर पे होता है, मिड पॉइंट पे। तो ये डायगोनल के मिड पॉइंट पे तब होगा हमारा जब दोनों मास इक्वल हो, तो m2 इक्वल टू m4, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये मास कम ज्यादा होगा तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उससे लेना देना नहीं। ये बोल रहा है इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, इसकी वजह से अगर यहाँ पे है, इसकी वजह से मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ जाएगा, इसकी वजह से हो सकता है सेंटर ऑफ मास यहाँ जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं। वो लाइन पूछा है कि किस लाइन, इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास होने की कंडीशन बताइए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जी, ये कह रहा है चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, f की वैल्यू जो होता है हमारा q v b sin थीटा होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। v पैरेलल है b के, यानी थीटा कितना है जी, 0, तो साइन 0 0, तो फोर्स 0 हो जाएगा, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या बोल रहा है, a man projected coin upward with the rate of uniform moving train, the path of coin will be uniform, ठीक है, ठीक है। ये कह रहा था मैन प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद फ्रॉम द गेट यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन। यूनिफॉर्मली मूविंग मतलब उसके पास, ट्रेन के पास एक्सेलरेशन नहीं है। ट्रेन के पास अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो ट्रेन के अंदर या ट्रेन के बाहर जब भी किसी पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जाएगा वैसे ही वापस आएगा, तो पाथ इसका कैसा हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। सिंपली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखे रहिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्रेन है, ट्रेन में विंडो से बाहर छोड़िए, मैं अंदर ही फेंक रहा हूँ, अंदर बाहर दोनों सेम है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, ठीक है, या ये रेस्ट पे हो, तो ये दोनों कंडीशन, ये रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये हमेशा यही सिचुएशन लगेगा। इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंडीशंस, सिचुएशंस चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, मेरी बात समझे, तो इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी वही होगा, तो जैसे हमारा पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसको वेलोसिटी कम ज्यादा तो हो नहीं रही है, तो जैसे ही आगे ट्रेन आगे जा रही है तो ब्लॉक भी आगे जा रहा है। मेरी बात सहमत हो, सीट पे कोई बैठा है तो जब ब्लॉक ऊपर गई फिर उसके बाद नीचे आएगी, उसी के हाथ में गिर जाएगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स का है। हाँ, इसमें चेंजेज आएगा कब, जब इसका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखे रहना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रे रेस्पेक्टिवली, ABC फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फिर ये भी देखे, रेडियो, मिर्ची, आई लव यू, एक्स रे गन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, लाइट वेव की ओर, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रेज। न्यू इक्वल टू होता है हमारा C बाई लेमडा। मेरी बात से सहमत हो, इधर आते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है,
तो इधर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज होगा। मेरी बात समझे कि नहीं, इंक्रीज, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगा, यहाँ पे टिक करो, क्या क्या दिया है, एक्स रेज, एक्स रेज ये दिया है, एक्स रेज का नाम बोला है ए, उसके बाद बोला है एक्स रेज गामा रेज, गामा रेज को क्या बोला है बी, उसके बाद क्या बोला है अल्ट्रावायलेट रे, इसको क्या बोला है सी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगा बी का होगा, उसके बाद ए का होगा, उसके बाद सी का होगा। अच्छा ये ऐसे दे रखा है, बी का ए से ज्यादा होगा और बी का सी से भी ज्यादा होगा, ऐसे बोलना है ना, बी का ए से भी ज्यादा होगा, बी का ए से भी ज्यादा होगा, सी से भी ज्यादा होगा, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, सेपरेशन ऑफ द मीडियम विद वेलोसिटी ऑफ लाइट 45 डिग्री एंड रिफ्रेक्टेड द मीडियम 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी। ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आपको करना कुछ ही नहीं है। ऐसे लाइट रे जा रही है, इधर चली गई हमारी, कह रहा द इंसिडेंट लाइट रे किस एंगल पे इंसिडेंट कर रही है 45 डिग्री पे, और रिफ्रैक्टेड किस एंगल पे कर रही है, नॉर्मल से एंगल लेते हैं, ध्यान रखे रहना, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड है, ये 30 डिग्री है। मेरी बात से सहमत हो। वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है इधर, और लाइट रे इंटर इन द सरफेस सेपरेशन मीडियम, velocity of light 40 velocity of light 45 डिग्री, रिफ्रैक्टेड द मीडियम एट एंगल, इधर मीडियम है। ठीक है, मेरी बात समझे, इधर एयर है और इधर क्या है, कोई मीडियम है। तो आपको कुछ करना थोड़ी है, मुझे तो ऐसे लिखाना है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2, सिंपल सी बात है। साइन आई मतलब साइन 45 डिग्री और साइन 30 इक्वल टू V1, एयर के लिए, एयर के लिए कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, मीडियम के लिए निकालना है मतलब V2, इधर का हमें निकालना है। साइन सिर्फ वैल्यू रखना है, रख दे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 30 की 1/2, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई V। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, और 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। V की वैल्यू निकालना है नॉर्मली तो ऐसे करो, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, इसे कट करो 1.5, इसका मल्टीप्लाई करो 1.414, तो 1.5 है, ध्यान रखे रहना 1.5 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.12 इंटू 10 की पावर 8 आ रहा है। ठीक है, V की वैल्यू, इसको कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो, बेसिकली अ सर्कुलर कॉइल ABCD कैरिंग करंट I प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ द मैग्नेटिक फोर्स सेगमेंट AB F द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट, तो नेट फोर्स करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या हो जाता है, जीरो होता है, तो आपको डायरेक्टली ऐड कर लेना है एफ ए बी का वेक्टर, वेक्टर से जोड़ना है एफ बी सी डी ए वेक्टर इक्वल टू 0, इसकी वजह से बताना है, तो एफ बी सी डी ए इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर ए बी, इसकी वैल्यू एफ दिया है तो माइनस का एफ हो जाएगा वेक्टर, माइनस एफ कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर प्लस माइनस का साइन पे फोकस नहीं करते हैं तब भी आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जी, ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स फॉर द मूविंग पार्टिकल इन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ठीक है, इसमें कह रहा था एक्सेलरेशन वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स फॉर द पार्टिकुलर मूविंग सर्किल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ठीक है, इसमें कौन सा फॉल्स है सिर्फ, तो ये देखो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए, समझ में आ जाए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको आता है, बेसिक डेफिनेशन अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर टिक कर देंगे। जब भी ये कह रहा है हमारा कोई पार्टिकल इधर मूव करता है, ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं, तो इसके अंदर की ओर एक्सेलरेशन लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स फॉर द पर्टिकुलर मूविंग सर्किल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर सही बात बोला है, द एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंट टू द सर्किल, एक्सेलरेशन वेक्टर ये गलत है, तो आगे बढ़े, ये वाला हमारा गलत हो गया। एक्सेलरेशन जो होता है हमेशा सेंटर की ओर लगता है, टेंजेंट की ओर नहीं लगता है, ध्यान रखे रहना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये कह रहा था सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव फ्रिंजेज इन डबल स्लिट अरेंजमेंट इज एक्स,
the whole arrangement is deep in the water will be new fringe with separation, the wavelength of light used is 5000 एंगस्ट्रॉम। मेरी बात समझे, कुछ नहीं है, बेसिक तो बात बोल रहा है, कह रहा है कि हमारे पास जो फ्रिंज विद है बीटा वो x आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि बीटा डैश बताओ जब पानी में डाल देंगे, तो मैंने क्या बताया था ना कि जो भी फ्रिंज विद होगा और जिस लिक्विड में डीप करना होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो 3/4 कर दीजिए, सिंपल, ये x 4/3, तो कितना हो जाएगा 3/4x, तो ये हो जाएगा 0.75x। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये याद रखना है, पता चले वहां जाके डिराइव कर रहे हो, दोबारा बता रहा हूं, जब भी फ्रिंज विद एयर में निकालेंगे तो मान लीजिए बीटा है, अगर एयर में दिया है किसी अदर मीडियम में निकालना है, जिस मीडियम में निकालना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए, वहां पर फ्रिंज विद इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आप अपना टाइम को सेव करिए, तरीका सीखिए सॉल्व करना। व्हेन द टू सो बबल रेडियाई ए एंड बी ग्रेटर देन ए, कोलैप्स द रेडियस कर्वेचर कॉमन सरफेस, ठीक है, मतलब इस तरीके से कोलैप्स कुछ कर दे रहा है, ठीक है। तो इधर छोटा मान लो, बी एक छोटा बनाना नहीं बनाया, इसका रेडियस ए मान लो, इसका रेडियस बी मान लो, कोलैप्स करो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉमन सरफेस, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मली निकालूंगा तो इसका प्रेशर आपको पता है ना, सोप बबल का प्रेशर निकालोगे तो पी निकालोगे तो ये कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, इसे पी ए को P1 बोल देता हूँ, 1 वाले को ले रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 4T डिवाइडेड बाई ए, मेरी बात से सहमत हो। P2 को बोल देते हैं फी नॉट और 4T डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू, डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा 4T कॉमन ले लो तो 1/a माइनस 1/b। इसका कॉमन सरफेस हो सकता है, मैं क्या मान लू, कैपिटल R मान लू उसका कॉमन सरफेस, तो इसको प्रेशर डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4T डिवाइडेड बाई कैपिटल R, 4T से 4T कट गया तो 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/a माइनस 1/b। हमने ऐसा एज्यूम माना कि इसको ओवरऑल जब एक साथ कोलैप्स कर गया तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने क्या मान लिया, R माना, तो प्रेशर डिफरेंस अभी तो सोप बबल है तो होगा तो 4T/r ही होगा ना, इसकी वैल्यू मैंने 4T/r कंसीडर किया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r एलसीएम कितना हो जाएगा जी, हमारा एलसीएम हो जाएगा हमारा ए बी, ये हो जाएगा b माइनस ए, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। देख रहे हो ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कोलैप्स करा के, तो ये चीज भी आप सीखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इसमें देखिए ये कह रहा है न्यूक्लियाई ए हैविंग मास नंबर 220, इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 MeV स्प्लिट्स द टू फ्रेगमेंट्स सी 105 एंड कितना है बी एंड सी, मास नंबर 105 115, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी एंड सी 6.4 MeV पर न्यूक्लियंस, द एनर्जी क्यू रिलीज इन द फ्यूजन्स, ठीक है। नॉर्मल समझो, हम तो कहते हैं इसको ऐसा लिख लिया करो, कैसे जी, ये ए था, ये कितने पार्ट में टूट गया बी प्लस सी, इसकी मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है 5.6, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो 220 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर दिया है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे इसका मास कितना है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 6.4 और इसका मास कितना है 105, इसका कितना है बाइंडिंग एनर्जी 6.4, इसकी बाइंडिंग मास नंबर दिया है 115, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इसकी जो डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। मेरी बात से सहमत हो, तो इसको मैं एक साथ सॉल्व करने का तरीका देखो, ऐसे क्या करो, यहाँ से 6.4 कॉमन ले लिया करो, 105 प्लस 115, इससे इजी होता है, क्या इजी होता है, अब इसे ऐड करना आप इजी नहीं होगा, 105 115 0, ये 2 और ये 2, तो इजी हो गया। अभी मैं बताता हूँ 6.4 इंटू 2 मेरी बात समझे, ये कितना है 220 इंटू 5.6। बहुत सारे बच्चे इसको लेके बहुत देर तक परेशान रहते हैं, ऐसी गलती ना किया करो, कैलकुलेशन का तरीका चेंज करो। इसमें जो क्यू वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा जी 6.4 इंटू 220, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखे रहना, तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 220, यहाँ भी मल्टीप्लाई मत करो, 220 को कॉमन ले लो, 6.4 इंटू 5 इंटू कर रहा हूँ 6.4 माइनस 5.6,
अब इसे कर लो, 6.4 को 5.6, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा, और ये 0.8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 280, 220 है, 220 इंटू 0.8, डेसिमल हटा दो तो ये कितना हो गया, 22 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई करना भी इजी हो गया, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो 6, और 176 वॉट, समझे, मिली वॉट कह रहा हूँ, इसको 176 MeV आ गया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी, डी। कभी कभी ये बच्चे कैलकुलेशन में लेके फंसे रहते हैं, कैलकुलेशन का भी तरीका बदलिए, मेरी बात समझे कि नहीं। जो चीज अगर कॉमन हो रहा, कभी कभी क्या है कॉमन नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो रहा है, उसे पहले बिल्कुल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ परेशान करेगा, वह इसके जगह कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मैं तो फिलहाल सारे क्वेश्चन बताऊंगा ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, देखिए ये कह रहा है टू कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन द सीरीज द कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराडे and connected in parallel capacitance 16 माइक्रोफैराड, द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इज। अच्छा, आपको पता है सीरीज और पैरेलल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें चेंज होता है, मेरी बात से सहमत हो? ठीक है, ज्यादा देर अब नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए जल्दी। इधर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सीरीज में, कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं, इसका C1 है, इसका C2 है, तो आप क्या लगाते हैं, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1, 1/C1 प्लस 1/C2। और पैरेलल में अगर दो कैपेसिटर को आप लगाते हो, पैरेलल में ये C1 है, ये C2 है, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, C1 प्लस C2। तो ये पैरेलल वाले में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको सीरीज वाले में हमने कहा था इसको सिंप्लीफाई करके ही याद करिए, C इक्विवेलेंट ऊपर प्रोडक्ट और नीचे ऐड, ऐसे ही याद करिए, ऐसे याद रहेगा, बहुत कम टाइम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब देखिए ये कह रहा है टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सीरीज द कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराडे, ये दिया है 3 माइक्रोफैराडे, पैरेलल में बोल रहा है कि ये 16 है, तो जैसे ही यहाँ पे 16 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो C1 C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपको ऐसे कर सकते हो, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अगर निकालोगे तो लिखोगे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस का 4C1 C2 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना है C1 प्लस C2 का, 16, 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 48। इसको भी देखो कैलकुलेट ऐसे करो, 16 इंटू 16 करो और माइनस 4, इसको 16 इंटू 3 करो, एक 16 को बाहर ले लो तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, इसको करोगे तो 16 इंटू ये कितना आ जाएगा हमारा 4। अब इसमें कितना बाहर आएगा, अगर ये C1 माइनस C2 का क्या है, होल स्क्वायर है, रूट में ले जाओगे तो यहाँ से एक 4 बाहर आएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, तो ये कितना हो गया 8, C1 माइनस C2 की वैल्यू 8 आ गई। अब इसे कैलकुलेट करना इजी हो गया, C1 प्लस C2 की वैल्यू 16 है, C1 माइनस C2 की वैल्यू 8 है, ऐड करो जरा, C2 कट गया, 2C1 की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 24 हो गया, इससे कट करोगे तो कितना हो गया 12, C1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइक्रोफैराडे, 12 माइक्रोफैराडे जो है किसमें है, C1 की वैल्यू, C ऑप्शन करेक्ट है। जब एक डिफरेंट मिल जाए तो अगला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपका टाइम बचने का चांसेज है, और कोई उपाय नहीं है, क्वेश्चन आपका टाइम जो बचा ले, है ना। A large tank filled with the water H is to be empty through a small hole at the bottom. The ratio of time taken to the level of water H to H by 2 and H by 2 to 0. तो सबसे पहले हम एक टैंक यहाँ नॉर्मल बना देते हैं सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक होल करना है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल सा होल कर देंगे, इधर से पानी लीक करेगा। इसकी हाइट यहाँ से ये यहाँ H पे था, और बाद में ये क्या करा कि H बाई 2 कर दे रहा है, ठीक है। तो H से H बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम को T1 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ आएगा इस टाइम को T2 मान लीजिए। मैंने इसे फ्लूइड मैकेनिक्स को नॉर्मली मैंने कहा था कि आप पार्टिकल से समझिए, कोई फ्री फॉल हो रहा हो यहाँ से पार्टिकल, और H हाइट जब नीचे गिरता है तो इसमें टाइम कितना लगता है जी, √2H डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो इसको मैं T1 डैश मान ले रहा हूँ, सेम अगर T2 डैश मानेंगे, T2 डैश, तो ये कितना हो जाएगा जी, नेक्स्ट हो जाएगा 2H के जगह H बाई 2 ले लीजिए डिवाइडेड बाई जी। अच्छा ध्यान से समझिए, पूरा H हाइट फॉल होने में इतना समय लगा और H बाई 2 हाइट गिरने में इतना समय लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे
तो ये वाला टाइम हमको पता चल जाएगा। मेरी बात से सहमत हो? तो T1 अगर निकलेंगे तो T1 माइनस T2, सिंपल। यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में टाइम पता है, तो इस टाइम में से इस टाइम को घटाएंगे तो ये वाला टाइम आ जाएगा सिंपली। तो हम करेंगे अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी माइनस अंडर रूट 2h इंटू, इसको बाहर ले लीजिए 1/√2 को, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। T1 डबल डैश कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h के जगह h/2 डिवाइडेड बाई जी T2 डबल डैश। अब यहाँ जीरो पे आ गया तो टाइम जीरो हो जाएगा, तो T2 इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी, 2 को बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/√2। इसका सिंपल क्या पूछ रहा है, रेशियो, तो नॉर्मल डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करो जी, तो ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू, मेरी बात से सहमत हो? ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी 1 माइनस 1/√2, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, ये कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, ये हो जाएगा 1/√2, इससे कट गया तो कितना आएगा, √2 माइनस 1। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, √2 माइनस 1, यानी इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात से सहमत हो? बोलो जी। तो एक चीज आपको समझना है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब आप क्या है, इसको बेसिक तरीके से समझेंगे तो क्लियर है। ये तो रहा, मैं आपको इसे एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर आपको ये तरीका पता होगा कि मैं डिफरेंस कर रहा हूं तो इजीली आप इसे प्रोपोर्शनलिटी में डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे जी? देखो, इसको सेकेंडों में निकालने का तरीका, आपको t निकालना है, T1 डिवाइडेड बाई T2, अंडर रूट 2h बाई जी तो कांस्टेंट आ रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, रूट में h1 माइनस रूट में h2 डिवाइडेड बाई के, रूट में h1 माइनस रूट में h2। अब ये कहाँ से कहाँ ला रहा है जी, तो ऐसे लिखा हूं मैं, ये आ रहा है रूट h होगा यहाँ पर रूट कितना होगा, h/2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट में क्या होगा, h/2, और यहाँ तो रूट में जीरो, क्योंकि जीरो पे आ गया, ये कट गया, इसमें रूट h कॉमन होके कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/√2, सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस मेरे हिसाब से करना चाहिए, पता चले। लेकिन ये तभी डेवलप होगा जब आपको क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरी बात से सहमत हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, अ होलो सिलेंड्रिकल चार्ज क्यू कूलम विद इन इट इफ फाइज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए यूनिट इन वोल्टमीटर। ठीक है, एक चीज मेरी बात समझ रहे हो, जितना इससे फ्लक्स निकलेगा उतना ही फ्लक्स इससे निकलेगा, इसको फाई डैश मान सकते हो, इसको भी फाई डैश मान सकते हो, जो कर्व सरफेस है उससे फाई बोल रहा है, और ये होता है फाई डैश प्लस फाई, तो ये क्लोज सरफेस हो गया, गॉस थ्योरम, क्यू अपॉन अपसाइलेन नॉट, सिंपल। तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 फाई डैश इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलेन नॉट माइनस फाई, तो ये फाई डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 क्यू अपॉन अपसाइलिन नॉट माइनस का फाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जी, इससे हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन आप में एक आ सकता है, तो इसे भी आप ट्राई करिए, है ना? मेरी बात सहमत हो? इसमें कह रहा है स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, देखो हर तरीके का क्वेश्चन इसमें पेस्टेड है। ये कह रहा था डायामीटर डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना। इंक्लूड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक इज ऑलवेज अपोज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मेरी बात समझे? तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड हमारा करेक्ट है, तो कौन सा है जी, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट 2, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 41 का थ्योरी का क्वेश्चन है, बेसिक आप टिक कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिज्म आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है जो मैं बता दे रहा हूँ, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटाइज होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो उसका अपोज करता है, ध्यान रखे रहना।
और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटाइज होता है उसी डायरेक्शन में, समझे। डायामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, पैरामैग्नेटिक जो होता है हमारा वीकली मैग्नेटाइज होता है उसी डायरेक्शन में, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है उसी डायरेक्शन में। मेरी बात समझे कि नहीं। और डायामैग्नेटिक जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज ध्यान रखना बेसिक, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है जी, ये कह रहा है आयरन रॉड 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 मीटर 50 mm स्क्वायर, द स्ट्रेच बाय 0.5 mm, द मास 250 kg हैंग फ्रॉम इट लोअर एंड, यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन रॉड। अच्छा, यंग्स मॉडुलस हमारा क्या होता है जी, यंग्स मॉडुलस का बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, y इक्वल टू क्या होगा जी हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। नॉर्मली आप वैल्यू तुरंत रखिए, स्ट्रेस की वैल्यू क्या रखेंगे, F डिवाइडेड बाई ए, और ये डेल्टा L डिवाइडेड बाई एल। F की वैल्यू क्या होगा mg, तो ये हो जाएगा 250, m की वैल्यू कितना लेना चाहो mg, g की वैल्यू 9.8 लेना, 9.8 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 लेके वैसे आप लोग फिलहाल सॉल्व करिएगा, ठीक है। मेरी बात से सहमत हो। a की वैल्यू दे रखा है 50 mm स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा mm। एक चीज ध्यान में बता दूं, 1 mm स्क्वायर को चेंज कैसे करते हैं, 1 10 की पावर -3 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखे रहना, 10 की पावर -6। चेंज इन लेंथ कितना है, स्ट्रेच कितना हो रहा है 0.5 mm, 0.5 इंटू 10 की पावर -3, और ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई तो करना है जी, 250 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -3। सिंपल। एक चीज ध्यान से समझिए, इसको 50 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और इससे इसे कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 98 हो गया, 98 इंटू 2, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ऊपर गया तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6, ये हो जाएगा 196 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है जी। तो इसमें आंसर 19.6 कर दे, 19.6 करोगे तो एक 10 करना पड़ेगा इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 19.6 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों भैया, क्योंकि इसका जो है तो कोई यूनिट होता नहीं, तो स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं हम लोग, सी ऑप्शन करेक्ट है, 42 का सी ऑप्शन। क्लियर है, बोलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, इन द हाइड्रोजन एटम nth ऑर्बिट इज En द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है। तो आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट, E का फॉर्मूला जो होता है हमारा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। nth ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है हमारा, हाइड्रोजन के लिए और किसके लिए जी, सिंगल आयनाइज हीलियम एटम, हीलियम के लिए, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है, तो किसका पूछ रहा है, हीलियम का, तो ई एच ई डिवाइड, ये एन तो सेम है क्योंकि nth ऑर्बिट के लिए कह रहा है ना, ई हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। तो ये ई एच ई कितना आ जाएगा हमारा, 4 ई हाइड्रोजन। वो क्वेश्चन में ई एन बोला है, 4 ई एन हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, इधर के सारे क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल्स के ही हैं, ठीक है। 43 हो गया, 44 अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछ रहा है जी, कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक साइड 30 सेंटीमीटर मूविंग एंगुलर वेलोसिटी, नहीं, ये कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक 30 सेंटीमीटर मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द सरफेस हैज बम्प्ड एट अ पॉइंट ओ शोन इन द फिगर, द एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर हीट्स द बम्प, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, ये आएगा, इससे टकराएगा, और जब यहाँ से टकराएगा हमारे, इसको थोड़ा यहीं बड़ा कर दे दे जी, फिगर यहीं में समझ लो, नहीं मेरी बात समझे कि नहीं। यहाँ पर आके जब टकराएगा तो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, रोटेट करेगा, मेरी बात से सहमत हो, और यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा होगा, इसका स्पीड को मैं v मान ले रहा हूँ, इसके मास को m मान ले रहे हैं। तो अगर इसमें देखेंगे
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, तो कोई एक्सटर्नल इस पर टॉर्क भी नहीं है, तो जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये लीनियर जा रहा है तो मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और इनटू ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ से इसके मिड पॉइंट, ये टोटल डिस्टेंस ए है तो मैं a बाई 2 ले रहा हूँ, एम ए बाई 2 है हमारा, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे ना, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, पहले भी निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे तो a बाई 2 आएगा, ठीक है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो ये रोटेट कर जा रहा है तो यहाँ I इंटू ओमेगा लगा देंगे। अब ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे लीनियर जा रहा था, इसमें ना कंफ्यूज होना कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये क्या लगा रहे हैं, ये आर एल की वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है, आर क्रॉस पी, ठीक है, आप इसे ऐसे ही तो बोलते हो आर पी साइन थीटा, और इसे लिखते हो आर एम वी साइन थीटा। मेरी बात, साइन थीटा की वैल्यू अब 90 लेंगे तो ये हो जाएगा आर एम वी, सिंपल। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता ही होगा जी आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई इंटू ओमेगा, देख रहे हो कितना ईजी है। आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालोगे तो इसका देखो क्यू का मैं आपको सिखाता हूँ पहले, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पहले मैं लिख दे रहा हूँ। इसका अगर इसके एक्सेस के अबाउट निकालोगे, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, यहाँ से जो इस एक्सेस के अबाउट निकालोगे तो ये आएगा हमारा एम ए स्क्वायर बाई 6, और इसके अबाउट निकालेंगे तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे, तो इसका कुछ डिस्टेंस होगा वो मुझे निकालना होगा, तो इसे मैं फिलहाल डी मान ले रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होगा इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आई जो होगा हमारा, ये होगा एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस एम डी स्क्वायर। मेरी बात से सहमत हो? और डी निकालना बहुत टफ थोड़ी ना है जी। देखो ये कितना है, ए है, ये ए है, तो इसमें पाइथागोरस और में ये तो 90 डिग्री होगा, स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए रूट 2 हो जाएगा। सहमत हो कि नहीं, बोलो जी। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो डी आ जाएगा, डी की वैल्यू जो आएगा हमारा ए रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो ए डिवाइडेड बाई रूट 2 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 को मैंने रूट टू लिख दिया, तो यहाँ सिंप्लीफाई करिए जरा तो। अच्छा, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 3 एम ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी, 4 एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? अच्छा, इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आए, अगर आए तो आप वैल्यू पहले मत रखा करना। मैं जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, वैल्यू दिया रहता है, तो मैंने कहा एक्सप्रेशन बना लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो देखो इस डायरेक्ट मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा एम वी ए डिवाइडेड बाई 2 आई इंटू ओमेगा, कितना आ जा रहा जी, 4 एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और ओमेगा, ओमेगा रहने दीजिए, एम से एम कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, और 2 से ये कट हो गया 3। मेरी बात समझे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3v, और डिवाइडेड बाई 4a आ गया, ये ओमेगा की वैल्यू। इससे क्या होता है ना, कम से कम जब कर रहे हो तो कम से कम फाइनल आंसर तो सही आए, पता चले कि आपका आंसर ही गलत आ गया, आप टाइम भी लगाए, है ना। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, हमको सिर्फ वैल्यू ही तो रखना है जी, अब नहीं गलत होगा, किसी भी कीमत पे अब गलत नहीं होगा। अब 3v की वैल्यू कितना दिया है जी, 2, 4a की वैल्यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 0, इससे कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये 2 से कट करेंगे तो ये 5 कट गया, फिर इससे कट गया, तो ये आ गया 5। इजी था जी, 5 कौन सा ऑप्शन है इसका, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका एक्सप्रेशन समझना बहुत जरूरी होता है, अगर ये आप समझ गए। अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर आपको नहीं आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, अगर नहीं आ रहा होगा फिर भी निकालना तो मुझे बताइएगा, अलग से टाइम लेना पड़ेगा मुझे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा द करेंट इन द कॉइल L इक्वल टू 40 मिली हेनरी इज टू बी इंक्रीज द यूनिफॉर्मली फ्रॉम 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर इन 4 मिली सेकेंड, द इंड्यूस ईएमएफ विल बी। अच्छा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितना होता है, ई की वैल्यू -L डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड लगा दीजिए, एल की वैल्यू है 40 मिली हेनरी, तो 40 इंटू 10 की पावर -3, करंट का डिफरेंस 11 - 1, तो 11 - 1 10 होगा,
टाइम कितना रहा है 4 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड मतलब 10 की पावर -3, तो ये कट गया हमारा, इससे कट करेंगे तो ये कितना हो गया 10, तो ये कितना आ गया हमारा 100 वोल्ट आ गया। तो 100 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बेसिक तरीके से इसको कैसे करेंगे हम लोग, द टाइम रिक्वायर्ड टू बॉयल 2 लीटर ऑफ वाटर इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस by heater coil which works 80% efficiency spending 500 जूल पर सेकेंड। ठीक है, यानी हमें क्या कह रहा कि हमारे पास जो है वाटर है कितना जी 2 लीटर, 2 लीटर वाटर है, इसको बॉयल करने के लिए ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, बॉयल कब होगा जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा बॉयल हो जाएगा, तो इसको बॉयल करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो हम निकाल सकते हैं Q इक्वल टू MC डेल्टा T से। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये लीटर दिया है, अरे मास निकाल लो भैया, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी कितना होता है 10 की पावर 3, ठीक है, और वॉल्यूम 2 लीटर है तो इसे मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम को लीटर में नहीं मीटर क्यूब में रखना होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये याद रखना भैया, आप लोग भूल जाते हैं 1 लीटर में होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है, इसको अब ना भूलना, याद रखना जरूर है ना। इसको क्या करेंगे हम, 2 लीटर में है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कट गया, तो ये कितना आ गया 2 kg आ गया। मेरी बात से सहमत हो, तो मैं तो कैलकुलेट किया, बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस में रहता, तो जैसे वो 2 लीटर देखेंगे तो डायरेक्ट 2 kg समझ लेंगे, क्यों, क्योंकि वो लीटर जितना होता है उतना ही मास डायरेक्टली आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मास की जगह कितना रखेंगे 2, सी कितना होता है वाटर का 124200, टेम्परेचर डिफरेंस 100 -20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 -20, तो ये 80 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4200 इंटू 80। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, यहाँ से मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो, ये कह रहा है कि 80% ही इसकी इफिशियंसी है, हमारी कॉइल को जो हीटर गर्म कर रहा है वो कितनी पर सेकेंड हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है 500 जूल्स पर सेकेंड दे रहा है, लेकिन उसका काम करने का जो इफिशियंसी है वो 80% है। या तो आप इफिशियंसी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करिए, अदरवाइज आप ऐसे निकाल सकते, पहले मैं इसे बता दे रहा हूँ, नॉर्मली आप इफिशियंसी किसी का निकालते हो तो क्या करते हो जी, आउटपुट अपॉन इनपुट करते हो, नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो आप, इफिशियंसी इनटू इनपुट इक्वल टू आउटपुट, नॉर्मली कितनी को इफिशियंसी 0.8 मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, ये कितना जूल पर सेकेंड दे रहा है जी 500 इंटू टाइम मान लीजिए टी टाइम मान लीजिए लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है बॉयल करने में, तो 2 इंटू 4200 इंटू 80 डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। एक और भी तरीका है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कट कर दीजिए। अब यहाँ से टी की वैल्यू जो आ रहा है 2 इंटू 42 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.8, इसे कैलकुलेशन का तरीका मैं इधर करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। हमें टाइम निकालना है तो 2 इंटू 42 इंटू 80 है, यहाँ पे 0.8 इंटू 5 है, ध्यान से समझो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ये मेरे खुद के कैलकुलेशन है, अगर आप ये सीखते हो तो ठीक है, नहीं अपने हिसाब से कैलकुलेट करना। ये हो जाएगा 2 इंटू 42 इंटू 8 इंटू 100 इंटू 2, नीचे कितना हो गया जी 8 इंटू 10 हो गया, 8 से 8 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब नॉर्मली 2 बचा, 2 बचा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 42 इंटू 10 हो गया। अब जो ये आया ये सेकंड में आएगा, ध्यान रखे रहना। अब इसको हमें सेकंड में है, अब इसमें ये ना करना कि वो कर दो, आंसर भी देख लो। आंसर आप देखेंगे तो किसमें दिया है, मिनट में दिया है। जब ये मिनट में दिया है तो आपको पता है इसे आपको किसमें कन्वर्ट करना है मिनट में, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 42 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60, तो ये किसमें हो जाएगा मिनट में हो जाएगा। आवर्स में करना होगा तो एक बार और हमें डिवाइड करना पड़ता। कन्वर्जन में तो कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको आप 2 से कट करिए तो ये 3 हो जाएगा, 2 और 1 इसे कट करोगे तो कितना हो गया 7, 7 4 जा 28 मिनट आया। तो बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में भी कंफ्यूज होते हैं, एक्सपेंड रहने दिया करो, अपने आप कट पिट के आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन घर पे पूरा माथा पच्ची करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपके कैलकुलेशन जो है बिल्कुल राइट वे में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हाँ ये बता रहे थे ना, ऐसे भी कर सकते हैं जी, इतना हमें जूल, इतना हीट करने के लिए इतना जूल चाहिए, ये इसका 80% निकाल लेना 500 का, ठीक है, तो उतना पता चला पर सेकेंड दे रहा है, तो टोटल इतना को क्या करना पड़ेगा, इतने को बॉयल करने में इतनी एनर्जी, तो डिवाइड कर देना, इसका जो 80% आएगा इसे डिवाइड कर दोगे इसे, तो टाइम पता देगा। बाकी इफिशियंसी से मेरे तरीके से समझते हो तो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन एसी सर्किट वी एंड आई, वी दिया है, आई दिया है, फेज डिफरेंस कितना दिया है, पाई/3 का, द पावर डिसिपेटेड। अच्छा, इसमें पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या था जी, वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस पाई, वैल्यू तो रखना, वी नॉट कितना है 100 और वोल्ट में है, बहुत बढ़िया, ये कितना दिया है 100 मिली वोल्ट में दिया है, तो मिली एम्पियर में तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 और कॉस पाई/3। ठीक है, cos पाई/3 मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है, तो इसमें से तो ये कितना बचेगा 10 और नीचे कितना बचेगा 4, इसको कट करोगे तो 2.5 आएगा, तो 2.5 वॉट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल के होते हैं। क्वेश्चन जब पेपर में बैठते हो तो पहली समस्या है कि फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखते हो, दूसरा आपने घर पे उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कहता है दिन भर में थोड़े ही क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम चला जा रहा है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस का स्पीड बढ़ाइए, भले ही कुछ क्वेश्चन छूट जाए छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आए उसमें प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ाइए। अब जैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को करना है तो क्या हो जाएगा, 2 monkey of mass 10 kg and 8 kg moving with along the vertical rope light, the inextensible farmer climb up with acceleration 2 meter per second square while later coming down with uniform velocity 2 meter per second, find the tension। तो ये टेंशन कितना करेगा जी, दोनों की वजह से टेंशन ये रोप पे लगेगा, तो ये आप T1 + T2 नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन जो एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से जी, ए एक्सेलरेशन से, ये नीचे आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो इस पे जो है सीडो फोर्स कोई लगेगा नहीं, लेकिन इसका जी इफेक्टिव करेंगे तो ये T1 की वैल्यू जो हो जाएगा हमारा एम जी इफेक्टिव कर देंगे जी डैश, और ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट एम जी, जी इफेक्टिव ऊपर जा रहा है तो जी डैश की वैल्यू कितना होता है जी प्लस ए, जी की वैल्यू कितना ले लिया जाए जी 10, और किससे जा रहा है ऊपर जी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा नॉर्मल, तो ये कितना हो जाएगा m की वैल्यू कॉमन ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, m कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा जी डैश प्लस जी। मेरी बात से सहमत हो, तो इसको भी एक साथ सॉल्व कर लो, m की अच्छा मास अलग अलग है, गलत हो जाता, ध्यान रखे रहना, इसको मिटाओ, अभी गलत हो जाता, इसका मास कितना दिया है जी 10 kg और इसका जी डैश कितना आ रहा है 12, और इसका मास कितना है 8 kg, इसका जी कितना लीजिए 10, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80, इसको ऐड करिए 120 और 80 कितना हो जाएगा 200 न्यूटन आएगा, यानी रोप में जो है टेंशन कितना होगा हमारा 200 न्यूटन होगा। मेरी बात से सहमत हो, इसमें कोई डाउट है, तो बेसिक फंडामेंटल है, जो एक्सेलरेशन कहीं आ जाएगा तो वहां पर केयरफुली देना, T = mg होता है लेकिन mg डैश लगाइएगा बिल्कुल विदाउट कंफ्यूजन, ठीक है, मेरी बात से सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो ये क्या कह रहा है, the figure shows the region length L with a uniform magnetic field 0.3 Tesla and proton entering the region, velocity 4 × 10⁵ meter per second, making an angle 60 degree with the protons, complete 10 revolution, time to cross the figure, L length L, ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है, तो इसको देखिए जरा, इसका अगर आप कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैं यहाँ बना लेता हूँ ज्यादा बेस्ट समझ जाओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये v का डायरेक्शन, ये थीटा है, तो इधर कितना आ जाएगा v cos थीटा। मेरी बात से सहमत हो, ये आगे बढ़ाएगा, तो इसका लेंथ जब निकालेंगे तो लेंथ जो है इसका पिच ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से एक बार जब एक लीनियर डिस्टेंस, एक सर्कुलर घूमते हुए जितना आगे डिस्टेंस बढ़ता है उसे पिच बोलते हैं, पी जो होता है ये होता है v cos थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू कितना होता है 2 पाई m अपॉन क्यू पी, ये होता है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताए थे, सर्कुलर मोशन करेगा या हेलिकल पाथ होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, जो लेंथ है वो कितना इस तरीके से बोल रहा है, कितने चल दे रहा है 10 रिवॉल्यूशन,
10 रेवोल्यूशन यानी 10 पी की बात कर रहा है, और ये पूछ रहा है पी की वैल्यू कितनी है, वी कॉस एंगल ऑलरेडी दे रखा, वी कॉस 60 इंटू टी कितना है जी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करें जी, 10 v की वैल्यू कितनी है जी, डायरेक्ट रखता हूँ 4 इंटू 10 की पावर 5 और पाई की वैल्यू 3.14, मेरी बात से सहमत हो, और m प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 होता है, डिवाइड करो जरा, q होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, b दिया है 0.3। अच्छा मुझे अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर टिक करना है, लगभग थोड़ा अलग अलग तो है ही, तो हमें डायरेक्ट अगर निकालना होगा तो ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। ठीक है, देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा जरा ठीक है, 0.3 को मैं कर रहा हूं 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये जो हुआ 3 हुआ, मेरे साथ ध्यान से देखना, इसको मैंने इससे कट कर दिया, मेरी बात से सहमत हो, 1.6 को 1.67 से कट कर दिया, आ रहा है समझ में, बोलो जी। अब ये जो है पावर सिर्फ अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 5, 1 प्लस 5 माइनस का 27, माइनस का 27, एक 10 आ गया है तो प्लस का 1, ये माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। आप सॉल्व करके मैं बताता हूँ, 19 और 1 कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया हमारा 25, और ये कितना हो जाएगा 26, और ये 27 है, तो ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मतलब 0.4 आएगा, 0.4 मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात से सहमत हो, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखे रहना, अप्रोक्सीमेशन से आपके आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस ये है कंफ्यूज ना होइएगा, इस तरीके से घर पे पहले प्रैक्टिस करिए, फर्स्ट टाइम एग्जाम में करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो 0.44 आएगा, आप घर पे ट्राई करके मुझे बताइएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा कि अ पार्टिकल मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u फ्रॉम द ग्राउंड एट एंगल पाई बाय क्या है पाई/3 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, when it has reaches the maximum height it collide the completely inelastic collision with another particle the same mass and the velocity ui the horizontal distance covered by the combined mass before coming to the ground। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो। इसमें क्या है जी क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है हमारे पास एक पार्टिकल है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल किया गया है, किस एंगल पे जी पाई/3, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, किसी स्पीड से u से, और एक और पार्टिकल आ रहा है इधर यू आई कैप से, यहाँ पे जब टकराया तो एक साथ हो गया, तो मान लीजिए इसका एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, इसका वर्टिकल 0 हो गया, तो मान लीजिए ये vx हो गया, और इसका मास कितना हो जाएगा m, और प्लस m कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। इन इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों एक साथ स्टिक कर जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है ये vx से जा रहा है, तो ये कितने हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे गिरेगा ये पूछ रहा है। तो ये x निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जी, ये vx यूज करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पीरियड, सिंपल। तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो vx निकालना एक लाइन का काम है। उसमें क्या करेंगे जी, यहाँ पर मोमेंट इन कंजर्वेशन ऑफ mu, और ये mu cos 60 और इक्वल टू 2mvx, ये m cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2, तो हो जाएगा 3mu डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2mvx, m से m कट गया, तो vx की वैल्यू हो जाएगी 3u डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व हो गया। vx की वैल्यू यहाँ रख दो, ये हो जाएगा 3u डिवाइडेड बाई 4। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड, ठीक है, मेरी बात समझे। और टाइम पीरियड निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं कि यहाँ से आपको मैंने सिखाया भी था कि अगर आप किसी पार्टिकल को इधर u स्पीड से फेंकते हो तो यहाँ जब गिरेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है √2h डिवाइडेड बाई g होता है, सिंपल। तो यहाँ से फिर h आपको निकालना पड़ेगा, कितना ये हाइट है, कितना हाइट, वो इस प्रोजेक्टाइल मोशन से निकल जाएगा, ये निकलेगा u² sin² 60 डिवाइडेड बाई 2g, तो इसको रखिए u² डिवाइडेड बाई 2g, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा u² अपॉन 2g, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ h के जगह रखिए जरा 2 डिवाइडेड बाई g, ये हो जाएगा u² 3 डिवाइडेड बाई 8g। मेरी बात सहमत हो, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा 4g²। नॉर्मली यहाँ पर रखना है आपको, रखें जी,
ये कितना आ जाएगा जी हमारा 3u² डिवाइडेड बाई 4g², 4g²। तो इसमें से 4 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और यहां से g एक बाहर आ जाएगा, एक u बाहर आ जाएगा। तो सॉल्व होके ये x की वैल्यू आएगा कितना 3u² रूट में 3 डिवाइडेड बाई एक 2 बाहर आएगा तो 8 और g कोई मैच कर रहा है जी 3√3, 3√3 देख के तुरंत टिक कर देना 3√3 अपॉन 8 u² अपॉन g। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, समझे कि नहीं। तो आप क्या है चाहे कठिन लेवल का देखो एक्चुअल में मॉक टेस्ट या जो भी आपके यहाँ टेस्ट चल रहा है चाहे जैसा भी चल रहा है आपको उस तरीके के क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसे रिकॉल करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। पहले से बिल्कुल इजी इजी वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मेमोरी जो होता है ऑन द स्पॉट आपका ओपन नहीं होता है। मेरी बात समझिए, जो अपने माइंड का वर्किंग फंक्शन है बहुत ही स्लो है। आप जितना कम काम उससे लेंगे उतना ही वीक होता जाएगा। उससे जितना ज्यादा काम देंगे और करो और करो और करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे दिमाग से। इस दिमाग से जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे इन फ्यूचर ये बहुत बेटर परफॉर्मेंस करेगा। तो आज के लिए जो है लेक्चर में ये खत्म हो गया। जिसको भी ये अच्छा लग रहा होगा तो आगे के मॉक टेस्ट पेपर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अपलोड कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।